तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो अगर आपने भी बिहार स्टेट का स्पेशल एजुकेशन टीचर के एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म भरा है तो आपको मालूम होगा कि स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कल 6 जनवरी को जो चंडीगढ़ का पेपर हुआ था स्पेशल वाला जेबीटी का, उसके मैंने जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने निकाले हैं। तो ये दोस्तों 55 क्वेश्चन हैं। तो चलिए आपको पूरे बताते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे बीएस स्टेट के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें पूछा गया है आरसीआई का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आरसीआई का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो है पुनर्वास और विशेष शिक्षा कार्यक्रमों को विनियमित और मानवीकृत करना। तो दोस्तों पहले का 61 का बी वाला आंसर सही होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में ही आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछा गया है आरसीआई इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इसमें 1986 में आरसीआई इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद आप लोग 63 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि डिस्कैलकुलिया से पीड़ित व्यक्तियों में सीखने का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो दोस्तों डिस्कैलकुलिया में मुख्य रूप से गणित प्रभावित होता है, तो गणित इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 64th क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टूडेंट्स विथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो दोस्तों एडीएचडी वाले बालकों का इसने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। तो इसमें दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी इम्पल्सिवली एंड डिफ़िकल्टली इन सस्टेनिंग अटेंशन। तो दोस्तों एडीएचडी वाले जो बच्चे होते हैं काफ़ी वो हाइपर एक्टिव होते हैं और अटेंशन नहीं दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के सामने आने वाले संभावित सामाजिक भावनात्मक चुनौतियां क्या हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मित्र बनाने में कठिनाई, क्योंकि आध्यात्मिक आत्मविश्वास उसमें नहीं आ पाता है। अति सक्रियता यानी कि हाइपर एक्टिविटी भी वह नहीं करता है, और एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो उसकी हो ही नहीं सकती हैं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखने की क्षमताओं के संदर्भ में आईईपी योजना शब्द का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों आईईपी योजना यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी कि प्रत्येक छात्र पे विशेष ध्यान देने की योजना है। तो इसमें दिव्यांग छात्रों के लिए सीखने के लिए ज़रूरतों और अनुदेशवाई योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने वाली योजना है। तो दोस्तों इसमें आईईपी की परिभाषा ही दे दी गई है, वही आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्रों को पढ़ाने में सहायता के लिए निम्न में से कौन सा हस्तक्षेप आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसमें शारीरिक प्रशिक्षण नहीं उपयोग किया जाता है, क्योंकि डिसलेक्सिया जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी को कहते हैं। इसमें शारीरिक प्रशिक्षण का कोई संबंध ही नहीं है। अगली क्वेश्चन इसमें पूछा गया है विकलांगता अधिकारों के संदर्भ में पीडब्ल्यूडी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है सर्व शिक्षा अभियान मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद दोस्तों इसमें पूछा गया है सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण प्रायः अन्वेषण शिक्षण और छात्र केंद्रित गतिविधियों से जुड़ा होता है, यानी कि इसमें से कौन सी विधि जो है स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, पूछा गया है। दोस्तों इसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव यानी निगमनात्मक और आगमनात्मक शिक्षण दोनों जो है स्टूडेंट सेंटर्ड होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सी, यानी कि ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है निगमनात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों निगमनात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है छात्रों को स्वयं सिद्धांतों की खोज करने के लिए मार्गदर्शन करना, इसका आंसर हो जाएगा सी।
क्योंकि निगनात्मक शिक्षण पद्धति यानी कि डिडक्टिव मेथड यह होता है कि बच्चे को आप पहले जनरल चीज़ बताएंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला डिडक्ट करते हैं, उसमें से उसको हम लोग डिडक्टिव टीचिंग मेथड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 73 पूछा गया है कि सुकराती शिक्षण पद्धति की प्रारंभिक विशेषता क्या है। तो दोस्तों सुकराती शिक्षण पद्धति यानी कि सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग जो है, उसमें मेन प्रश्न उत्तर होता है, संवाद होता है प्रश्न उत्तर के माध्यम से बच्चों और शिक्षक के बीच में। इसमें शिक्षक जो है आगे आगे क्वेश्चन पूछता है, बच्चे उसका जवाब देते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लिप्ड क्लासरूम शिक्षण पद्धति में क्या शामिल है। दोस्तों इसमें कक्षा के बाहर अनुदेशात्मक सामग्री प्रदान करने और गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए कक्षा में के समय का उपयोग करने की प्रारंभिक शिक्षण मॉडल को उलट देना इसका सही आंसर है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल क्लासरूम में हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं और घर में आके होमवर्क करते हैं, तो इसको फ्लिप कर दिया गया यानी कि पूरा पलट दिया गया है। यानी कि बच्चा घर से पढ़ के जाएगा, सीख के जाएगा और क्लासरूम में बैठ के एक्टिविटी करेगा और एक्टिविटी के माध्यम से सीखेगा। 75वां क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है, कौन सी शिक्षण रणनीति विविध क्षमता वाले छात्रों के बीच सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देती है। दोस्तों इसमें सहकर्मी शिक्षण सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि समावेशी सेटअप में विभेदित निर्देश में क्या शामिल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली शिक्षण विधि और सामग्री को अपनाना। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विभेदित निर्देश में विविध शिक्षण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षण विधियाँ और सामग्री शामिल हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुकूलन। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको तो अब आप और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि बाकी जो 3 वर्ड्स है वो हमको नेगेटिव यहाँ पे मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भारत में डीपीईपी वर्ष डैश में शुरू हुआ था। तो दोस्तों डीपीईपी के शुरू होने की इसमें डेट पूछी गई है। तो दोस्तों ये डीपीईपी हम लोग का शुरू हुआ था 1994 में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए डैश में पोवा अधिनियमित किया गया था। तो दोस्तों पोवा यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन था, ये लाया गया था जो हम लोगों की न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 वाली, वो एक्शन में नहीं आ रही थी, तो उसको इन्होंने एक्शन में लाने के लिए 1992 में एक और प्रोग्राम एडिशनल लागू चालू किया था, जिससे कि हमारी जो 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी है वह सुचारू रूप से लागू हो सके। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में विकलांग व्यक्ति अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार में का आरक्षण अनिवार्य है। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3% जो रिजर्वेशन है वो डिसेबल्ड के लिए होता है हर एक क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पूछा गया, मानसिक स्वास्थ्य विकार किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन में सोचने, महसूस करने और की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका डी, दैनिक जीवन में मेलजोल बढ़ाने वाली क्षमताओं को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सोना, खाना और कार्य करना भी इसी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि यूएनसीआरपीडी को कब अपनाया गया था। तो दोस्तों यूएनसीआरपीडी मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो दोस्तों इसको अपनाया गया था 13 दिसंबर 2006 में। 13 दिसंबर 2006 में इंडिया ने इसको यूएन में साइन किया था। और जैसा कि आपको मालूम है कि यूएन में साइन करने के बाद अपने देश में संसद में उसको प्रस्ताव को पारित करना होता है। तो वो जो इंडिया में जो बना था, तो वो बना था 1 अक्टूबर 2007 को। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2007 को इंडिया में लागू हुआ था। तो ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा, ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है और
इसे शिक्षा के 3 प्रमुख सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्वयं है एक प्रोग्राम है, उसमें यहाँ पे दोस्तों बात करेगी है पहुँच, समानता और गुणवत्ता की। तो दोस्तों इसमें एक्सेस, क्वालिटी एंड इक्विटी की बात की गई है। तो ये एक प्रोग्राम है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका आप लोग केवल ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षमता का उच्चतम स्तर है? तो दोस्तों जानना समझना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, लेकिन विश्लेषण करना और मूल्यांकन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें मूल्यांकन करना जो है वह उच्चतम स्तर है क्षमता का। अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इवेलुएटिंग इसमें आएगा, और एनालिसिंग जो है वो इवेलुएटिंग के अंडर ही आता है। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉग्निटिव एबिलिटी लेवल है वह इवेलुएशन ही होगा। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्कूल की में गुणवत्ता शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। तो दोस्तों स्कूल में अगर आपको गुणवत्ता शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक प्राप्त करना है तो आप लोग छात्र की उपलब्धि पर देख सकते हैं। किताबें कैसी हैं, स्कूल में कक्षा कैसी है, प्रणाली कैसी, टाइम टेबल कैसा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ है वो है छात्रों की उपलब्धि। जैसा कि कहा जाता है इफ़ अ चाइल्ड फेल्स देन अ स्कूल फेल्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। द टर्म लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट इज़ यूज्ड फॉर। तो दोस्तों ये प्रयोग किया जाता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए, बच्चों के लिए, यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। इसका अर्थ यह होता है कि जो दिव्यांग बच्चा है उसको जो नॉर्मल बच्चों का वातावरण है उसमें कम से कम बाधित किया जाए, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है ये। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थियों को कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा इसका सी, क्योंकि अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्रिएटिव है, उसको और क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पहला है स्किल, यानी कि स्किल तो आप सीखते ही हैं। अगर कोई आपको ऐसे स्किल्ड प्रोग्राम होते हैं वो स्किल आपको सीखनी पड़ती है। ज्ञान, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आपको ज्ञान भी मिलेगा, और अगर आप कुछ सीखते हैं तो आपके नेचर में चेंज करता है, परमानेंट चेंज कर देता है, तो आप मैच्योरिटी भी वो उसका पार्ट है। इसमें जो दोस्तों सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि शारीरिक संरचना का सीखने से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शारीरिक संरचना। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम एवं सक्रिय बनाया जाता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सक्रिय बच्चा इसमें चर्चा विधि में होगा, क्योंकि बाकी जो शिक्षण गतिविधियाँ हैं उनमें बच्चा सक्रिय नहीं रहता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रबंधन और निगरानी में शिक्षक का कौशल। तो सबसे कम प्रभावित करता है या फिर प्रभावित नहीं करता है, नेग्लिजिबल होता है। अगला क्वेश्चन है मातृभाषा के निर्देश के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सहमत इसमें आंसर होगा, यानी कि आंसर है, क्योंकि दोस्तों इसमें आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 351 है वो भी कहता है कि प्राथमिक लेवल पे बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन है शिक्षा में आईसीटी के एकीकरण के संबंध में एनईपी 2020 में अनुशासित नहीं है। तो दोस्तों इसमें अनुशासित नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पारंपरिक शिक्षण विधियों को मजबूत करना ये सही ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें नहीं पूछा है। और एनईपी में कहा गया है कि आईसीटी का प्रयोग करना है और उसके माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षण प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए?
तो दोस्तों इसमें सबसे जो उपयुक्त आंसर होगा वो होगा आदर्शवादी, क्योंकि जो एक शिक्षक है वह एक आदर्श होता है बच्चे के लिए, क्योंकि जितना बच्चा घर में रहता है उतना ही ज़्यादा स्कूल में रहता है। तो सबसे ज़्यादा अगर किससे सीखता है, उसको कॉपी करता है, उसको अपना आदर्श मानता है, वो शिक्षक होता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आदर्शवादी। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें देखिए पूछा गया है, विषय धाराओं के संदर्भ में एनईपी 2020 का मुख्य फोकस क्या है। तो दोस्तों इसमें विषय के धाराओं के संदर्भ में पूछा गया है एनईपी 2000 का मुख्य फोकस। तो इसमें दोस्तों एनईपी 2000 का मुख्य फेमस ये है, विषय धारा प्रभावों को दूर करना। यानी कि जैसे हाई स्कूल इंटर में सेक्शंस बढ़ जाते हैं कि बच्चा कॉमर्स लेगा, साइंस लेगा, उसको इसमें ख़त्म करने की बात की गई है। अगला दोस्तों इसमें क्वेश्चन आता है कि किसी कक्षा में किसी छात्र के अवांछनीय व्यवहार को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें सबसे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अवांछनीय व्यवहार को कारणों का पता लगाना और उपचार प्रदान करके ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि छात्र को दंडित करना तो बैन है, माता पिता को ध्यान में लाने से ही बच्चे का जो है व्यवहार नहीं बदलेगा, और इसे नज़रअंदाज हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि क्या एक आंतरिक स्थिति को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों को लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में संलग्न होने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर होगा प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। तो दोस्तों मोटिवेशन की डेफिनेशन ही लिख दी गई है इसमें। अगला दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी। दोस्तों शिक्षक की जो भूमिका अभी है और हमेशा से रही है, सदियों से, और आगे भी रहेगी, वो है छात्र को मार्गदर्शन देना। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि उभरते भारतीय समाज में प्रौद्योगिकी को कक्षाओं में कैसे एकीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों एकीकृत करने के लिए सीखने की सुविधा के लिए डिजिटल उपकरणों का व्यापक उपयोग करने की बात जो कि एनईपी 2020 में भी कही गई है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है कि तेजी से बदलते भारतीय समाज में स्कूल प्रशासक वर्तमान में अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भागीदारी को किस प्रकार का महत्व देते हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोग माता पिता की इसमें सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, सक्रिय भागीदारी और सहयोग, यानी इसका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया है कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देता है। तो दोस्तों यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग यानी कि ये एक दोस्तों यूडीएल जो है वो एक सोच है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये कोई एक्ट नहीं है। इसमें बस ये कहा गया है कि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है और अलग तरीके से सीखने के लिए उसको शिक्षक जो है उसको अलग तरीके से सिखाना भी चाहिए। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि एक कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को विविध सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना। तो दोस्तों यूडीएल के काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें, तो यूडीएल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा बीएससी स्टेट के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि समावेशी कक्षा परिवेश में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो दोस्तों इंक्लूसिव जो क्लास है उसमें शिक्षक का इसने भूमिका पूछी है। तो इंक्लूसिव क्लास में शिक्षक की भूमिका होती है एक समावेशी और सहायक शिक्षण वातावरण की सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सामग्री डिजाइन करते समय संरेखण शब्द का क्या अर्थ है। यानी कि व्हेन डिजाइनिंग मटेरियल व्हाट डज द टर्म अलाइनमेंट रिफर्स टू। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंश्योरिंग मटेरियल मैच द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आप जो सामग्री प्रदान कर रहे हैं, आपके जो उद्देश्य हैं वह पूरा कर रहे हैं कि नहीं पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रचलित विधायक अधिगम सामग्री का एक प्रचार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वाइट बोर्ड। क्योंकि बाकी जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कंप्यूटर सिमुलेशन, वीडियो और इंटरेक्टिव ऐप, तो दोस्तों ये सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से होंगे और जो कि एक प्रोजेक्टेड मेथड है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकलांग छात्रों के लिए एक मोटर कौशल सहायक प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें अनुकूली कीबोर्ड और जो माउस है यानी कि एडेप्टिव कीबोर्ड एंड माउस जो है वो एक उदाहरण है, क्योंकि वर्चुअली रियलिटी हेडसेट, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, शैक्षिक पॉडकास्ट, इसमें दोस्तों बच्चा कोई मोटर एक्टिविटी नहीं करता है, तो ये दोस्तों ये नहीं हो सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन बचा है सी, तो वही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में आईसीटी के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको आईसीटी की मदद से व्यक्तिगत शिक्षण यानी कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे पे 30 का रेशियो होता है, तो एक अध्यापक सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, लेकिन आईसीटी जो है वह सबके अनुसार पर्सनलाइज होती है। जैसे कि आप सबके फ़ोन में वॉलपेपर आप लोग अपने हिसाब से लगाते हैं, उसी प्रकार आईसीटी के माध्यम से शिक्षा भी सबको उसके पर्सनलाइज्ड रूप में दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, विशेष शिक्षा के संदर्भ में क्रियात्मक अनुसंधान पारंपरिक अनुसंधान से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि हाउ डज एक्शन रिसर्च डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल रिसर्च इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पेशल एजुकेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान में चिकित्सकों द्वारा सक्रिय भागीदारी और प्रतिबिंब शामिल है। तो दोस्तों इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यूडीएल के 3 मुख्य सिद्धांत इसमें पूछे गए हैं। तो यूडीएल के 3 जो मुख्य सिद्धांत हैं वह है रिप्रेजेंटेशन, एंगेजमेंट एंड एक्सप्रेशन। तो दोस्तों ये यहाँ पे मुख्य 3 उद्देश्य पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसके मुख्य तो 4 सिद्धांत हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन, एक्शन, एक्सप्रेशन एंड एंगेजमेंट। तो दोस्तों अगर आप चारों याद कर लीजिएगा, क्योंकि चौथा भी ऑप्शन में दे सकते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, क्रियात्मक अनुसंधान प्रक्रिया में प्लान टू स्टडी एक्ट यानी कि पीडीएसए चक्र का क्या महत्व है। तो पीडीएसए दोस्तों प्लान टू स्टडी एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगी, यह निरंतर सुधार और पारस्परिक को बढ़ावा देता है। यानी कि पीडीएसए प्लान आप लोग समझ लीजिए कि ये है कि प्लान करिए, फिर उसको करिए, फिर स्टडी करिए और फिर एक्ट करिए। यानी कि ये एक साइकिल है दोस्तों, जो साइकिल के रूप में चलती रहती और आप लोग सीखते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यूडीएल से आ गया है। तो यूडीएल के संदर्भ में मूल्यांकन प्रक्रिया में निरूपण शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि व्हाट डज द टर्म रिप्रेजेंटेशन रिफर्स टू द असेसमेंट प्रोसेस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोवाइडिंग वेरियस वेज ऑफ स्टूडेंट्स फॉर डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग। ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें फिर देखिए यूडीएल का पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि शिक्षक यूडीएल के ढांचे के भीतर निर्देश में अंतर कैसे कर सकते हैं, यानी कि हाउ कैन टीचर्स डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूडीएल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निर्देशित और तरीके तैयार करें। तो जो कि इसका दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, कौन सा राष्ट्रीय कानून दिव्यांग बच्चों के समान शैक्षिक अवसरों को अनिवार्य बनाता है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आरसीआई एक्ट। आप में से बहुत से लोग पीडब्ल्यूडी एक्ट सोच रहे होंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वह समान अधिकार की बात करता है दिव्यांग बच्चों की, और जो शिक्षा के लिए समान अवसर की बात करता है वह आरसीआई एक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें देखिए, दिव्यांग बच्चों की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों ये तो आप सबको मालूम होगा, स्पेशल एजुकेटर आप लोग बनने जा रहे हैं, वे बच्चे जो असाधारण रूप गलत, इसका करेक्ट आंसर है दिव्यांग बच्चे जो अपनी गतिविधियों में सीमित होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम की क्या भूमिका है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कि यह एक दिव्यांग बच्चे को विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई योजना है। अगला दोस्तों देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकलांगता का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। तो
डेवलपमेंट डिसेबिलिटी दोस्तों आप लोग जानते होंगे, डाउन सिंड्रोम, जिसको मंगोलियन सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी सब तो इसमें फिजिकल डैमेज वाले लग रहे हैं। दूरदर्शिता ये आँख से संबंधित है, शॉर्ट साइटेडनेस। टूटा हुआ पैर कोई डिसेबिलिटी नहीं है। एलर्जिक रिएक्शन भी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें देखिए पूछा गया है, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के संदर्भ में विभेदित निर्देश का प्राथमिक फोकस क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तदनुसार निर्देश देना। दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम संशोधन के संदर्भ में स्कैफ फोल्डिंग शब्द का अर्थ क्या है। तो स्कैफ फोल्डिंग दोस्तों इसका अर्थ यहाँ भी वही होगा जो कि लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में था, छात्रों को सफल होने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करना। तो दोस्तों हम लोग के आज के क्वेश्चन पूरे हो गए। ये सारे क्वेश्चंस चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन जेबीटी के थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।